स्पेक्ट्रा, राइट। लास्ट टाइम हमने देखा था कि मास स्पेक्ट्रा क्या डिटरमाइन करता है। पहला पॉइंट, इट इज डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट हम डिटरमाइन कर रहे हैं मास स्पेक्ट्रा से। इट इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस। दिखाई दे रहा है बेटा? मैं एक मिनट को, इट इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन है, राइट। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 16। तो हम मास स्पेक्ट्रा से मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। सिमिलरली और हायर मॉलिक्यूल ले लीजिए, जैसे कि बेंजीन। बेंजीन में मैं टॉल्यूइन ले रही हूँ, राइट। टॉल्यूइन का मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल रहे हैं। तो टॉल्यूइन जो है, इट हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 77 प्लस 15, इट इज अ 5 12 8 9 92। ठीक है, तो हम जो है मास स्पेक्ट्रा से मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, कंफर्म। एंड इट इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब कि अगर आपका मीथेन मॉलिक्यूल है तो मीथेन मॉलिक्यूल का जब हम मास स्पेक्ट्रा निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास ये है। तो इट इज अ क्वालिटेटिव, कि मीथेन की क्वालिटी ये है कि इसका मास 16 है। अरे बात समझे? इसी तरह से हमने टॉल्यूइन लिया। टॉल्यूइन का मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल रहे हैं 92, मींस ये टॉल्यूइन मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 92 है। इट इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। जबकि हम बैलेंस पे जो मास निकालते हैं, मतलब कि क्वांटिटी, इट इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। ठीक है, इट इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। दूसरी बात मैंने बताई थी कि सॉफ्ट आयनाइजेशन एंड हार्ड आयनाइजेशन। हार्ड आयनाइजेशन, ठीक है। सॉफ्ट आयनाइजेशन, सॉफ्ट आयनाइजेशन का मतलब यह है कि आप मॉलिक्यूल को, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टॉल्यूइन लिया, ठीक है। तो टॉल्यूइन का जो मॉलिक्यूलर मास है 92 है। तो हमने क्या किया, टॉल्यूइन को इस तरह से ब्रेक किया कि ये रेडिकल और प्लस रेडिकल, ठीक है। तो सॉफ्ट आयनाइजेशन क्या मीन्स, हमने टोटली उसे ब्रेक नहीं किया। अब सॉफ्ट आयनाइजेशन में आपकी अलग अलग टेक्निक्स हैं, वो मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो इसको क्या कहेंगे हम? सॉफ्ट आयनाइजेशन कहेंगे। हार्ड आयनाइजेशन का मतलब ये है कि हम मॉलिक्यूल को पूरी तरह से ब्रेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मीथेन है, राइट। तो मीथेन को हमने इतना ब्रेक किया, इतना तोड़ा कि कार्बन और हाइड्रोजन तक उसमें अलग हो गए। तो उसको क्या कहते हैं? हार्ड आयनाइजेशन। ठीक है, तो आपके सिलेबस में हार्ड आयनाइजेशन एंड सॉफ्ट आयनाइजेशन दो है। इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि कंपोनेंट्स ऑफ मास स्पेक्ट्रा, आपके मास स्पेक्ट्रा के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें फर्स्ट पार्ट है आयोनाइजेशन, सेकेंड पार्ट है सेपरेशन, मतलब अलग करना आयोनाइजेशन के बाद। सेपरेशन में दो पार्ट हैं, वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड इज मैग्नेटिक फील्ड। एंड थर्ड इज डिटेक्टर। ठीक है,
तो मास स्पेक्ट्रा में 3 पार्ट हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकेंड इज सेपरेशन, सेपरेशन में 2 फील्ड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड थर्ड इज डिटेक्टर। ठीक है। आयनाइजेशन अलग अलग टेक्निक से हमारी जो एप्लीकेशन है, हम क्या चाहते हैं, किस तरह का आयनाइजेशन चाहते हैं, उस तरह से हम लोग जो है आयनाइजेशन टेक्निक काम में लेते हैं। तो आयनाइजेशन में आपके सिलेबस में जो है दे रखी है EI, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट या इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन, सेकेंड इज CI, केमिकल आयनाइजेशन, थर्ड इज FD, फील्ड डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन, एंड फोर्थ इज FAB, फास्ट एटम बॉम्बार्डमेंट। ठीक है। तो ये 4 टेक्निक आपके सिलेबस में है। अब इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन, मैंने कहा कि पूरी तरह से मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देना, उसे कहते हैं CI। इसके लिए मैं एनर्जी वाला कॉम्पोनेंट बता देती हूँ। इसके लिए जैसे हम चाहते हैं 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं, CI के लिए करीब 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं। ठीक है। FD के लिए करीब 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं उसको तोड़ने के लिए, एंड दिस रिक्वायर अबाउट 10 to 15 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए एनर्जी से भी आप पता कर सकते हैं कि हम मॉलिक्यूल को कितना तोड़ रहे हैं। ठीक है। अब मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ हमारे घर का। जैसे कि हम लोग ग्रेन लाते हैं, व्हीट ग्रेन, है ना, आप लाए गेहूं, व्हीट। ठीक है। जब आपने इसका दलिया बनाया, ठीक है, तो कम एनर्जी देनी पड़ी। ठीक है। ये मैं मोटा दलिया बनाती हूँ, मोटा दलिया। ठीक है। इसके बाद में आपने बारीक दलिया बनाया, और दलिया छोटा, स्मॉल पार्टिकल। ठीक है। तो उसके लिए व्हीट में से जब दलिया, मोटा दलिया बनाया, उसके लिए कम एनर्जी चाहिए, उससे ज्यादा एनर्जी किसके लिए चाहिए, दूसरा दलिया बनाने के लिए। फिर आप बाटी का आटा, गोल आटा कहते हैं जिसे, बाटी का आटा। ठीक है। बाटी के आटे के बाद में आप जो चपाती का आटा, अब इससे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया FAB, FD, CI एंड योर EI, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। उसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की किसको जरूरत होती है, चपाती के आटे को होती है, फिर बाटी का, देन FD एंड देन FAB। तो इस तरह से हम जैसे गेहूं का आयनाइजेशन करते हैं, उसी तरह से हमारा जो भी मॉलिक्यूल जिसका हम मास स्पेक्ट्रा निकाल रहे हैं उसका हम आयनाइजेशन करते हैं। ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं, मतलब 4 आयनाइजेशन टेक्निक। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है 4 मेंशन की गई है, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। अब दूसरी बात आती है, हम अभी सेपरेटली इनको डिस्कस करेंगे। दूसरी बात आती है कि ये जो इक्वेशन है m/z या E मेंशन की गई है मैंने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है। तो ये कैसे डिराइव की गई है, इसमें 2 फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड हम काम में लेते हैं। तो इससे क्या होता है, दोनों फील्ड से कौन सा बल लगता है, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वो फोर्स कहलाता है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स कहलाता है। लॉरेंस फोर्स इज क्वांटिटेटिवली आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस वेलोसिटी, ये तीनों कंपोनेंट को मिलके जो है टोटल फोर्स मॉलिक्यूल पे लगता है। अब मैं ये चीज बता रही हूँ क्या फोर्स लगता है। जैसे मान लीजिए आपका ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल पार्टिकल है, इसको हमने आयनाइज किया। ठीक है। आयनाइज करने पे
इस पे दबाव लगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने उसको आयनाइज करके उसको सेपरेट कर दिया, तो वो उसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है, राइट। अब हमने इसको, क्योंकि इट इज इन वेलोसिटी, अब हमने इसको फोर्स दिया है। ये आपका आयनाइज पार्टिकल। अब यहां हमने is force, right, and it is r। तो ये r स्क्वायर मीन्स हम मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वो हम डिटरमाइन करते हैं, राइट। अब इसमें दो कंपोनेंट से हमने ये इक्वेशन डिराइव की। पहली इक्वेशन थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी on particle is equivalent to its kinetic energy mv²। अरे पसंद है कि हमने जब पोटेंशियल एनर्जी दी मॉलिक्यूल को इस फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट। आयनेशन पार्ट तो अलग है। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी दी Pe on each particle, it is equivalent to kinetic energy। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ये आपकी इक्वेशन हो गई 1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में हमने मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाया, ठीक है। मतलब आपने उसको उतना दबाया कि आप उसके मॉलिक्यूल मास को डिटरमाइन कर रहे हैं। मतलब ये यहाँ देखिए फोर्स लग रहा है और इस पार्टिकल, ठीक है। तो फोर्स जो लगा वो था HeV, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्विवेलेंट टू mv²/r। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे हमने किसी चीज को दबाया, ठीक है, दबाने के बाद में पार्टिकल का अंदर का जो भी एक फोर्स होता है उतना ही दबेगा। जैसे आपने कोई चीज बॉल दबाई, ठीक है, तो वो अंदर से भी अपने आप को, वो भी अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक्सर्ट करता है। तो वो इक्विवेलेंट टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। मतलब जिस मॉलिक्यूल को हमने या जिस पार्टिकल को हमने दबाया उसका इनरली फोर्स भी उतना ही दबेगा, मतलब उससे ज्यादा नहीं दब सकता। तो वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है, इट इज इक्विवेलेंट टू योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये अब मैं इसको और सॉल्व करती हूँ इक्वेशन को। हम स्क्वायर कर दें, h², ये v कॉमन है, राइट, इसको हटा दें, mv²/r, ठीक है। ये कॉमन था, ठीक है, इसको हटा दिया हमने। तो ये क्या हो गया, mv He = mv/r, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो h² E²/m² r² = v², ठीक है। और सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये जो v² की वैल्यू है ये हमने कहां से ली, अब इसको यहां से लेंगे, ये वाली इक्वेशन से। तो Pe 2Pe/m = v²। तो इक्वेशन 1 से हम v² की वैल्यू लेंगे। अब इसको यहाँ पुट अप कीजिए, h² E² r² m², ये 2Pe/m। अब देखिए जो जो कॉमन है हटा दीजिए, h² E r² m = Pe। तो इसको सॉल्व कीजिए आप, यहाँ से h² 2P r² मैं यहाँ रखती हूँ m/e। अब यहाँ हमें देखिए ये दोनों चीज कांस्टेंट है,
मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो आप अप्लाई कर रहे हो वो और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पोटेंशियल आपने दिया है, ये दोनों चीज फिक्स है, ठीक है, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ ये कांस्टेंट है, तो m अपॉन e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन सॉल्व, ठीक है, मैंने फिर से रिवाइज कर दी चीज को। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम मॉलिक्यूल मास निकाल रहे हैं कि ईच पार्टिकल का हम मॉलिक्यूल मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर जिसका जो रेडियस होता है उसके बराबर होता है, ठीक है। अब मुझे दूसरी चीज और बतानी है आपको यहाँ। एक बात ध्यान में रखना कि मास स्पेक्ट्रा में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन काम में नहीं लेते हैं, यहाँ सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड काम में लेते हैं। इसीलिए मास स्पेक्ट्रा को मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक कहा जाता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कहा जाता। अब हम आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं, अलग अलग आयनाइजेशन है आपके सिलेबस में। फर्स्ट है EI, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन। वेपर फॉर्म में ये आपका टंगस्टन फिलामेंट है, और ये है आयन रिपेलर, और ये एनोड है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रैपिंग का काम करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रैपर और इलेक्ट्रॉन ट्रैपर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये है इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन। यहाँ हमने जो भी मॉलिक्यूल का हमें मास स्पेक्ट्रा निकालना है उसको हमने वेपर फॉर्म में इनलेट किया, यहाँ से इनलेट किया, ठीक है। यहाँ लिक्विड फॉर्म में हम काम में नहीं ले सकते हैं, यहाँ वेपर फॉर्म में ही हम काम में ले सकते हैं। तो पहले हमने सैंपल को वेपर फॉर्म में इनलेट किया, यहाँ से इनलेट करने के बाद में यहाँ हम टंगस्टन फिलामेंट से 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन के साथ में जो हमने मॉलिक्यूल को इनलेट किया है वो उसके साथ रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद में आपका मॉलिक्यूल जो है इसमें कन्वर्ट होगा। देखिए तीन चीज है, आप ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को आयनाइज किया तो उससे इलेक्ट्रॉन भी निकला है, और एक इलेक्ट्रॉन तो ये है ही टंगस्टन फिलामेंट का। पॉजिटिव पार्टिकल एंड रेडिकल, तीन चीज आपको मिलती है। मैं फिर से आपको यहाँ एग्जांपल देके समझा रही हूँ। जैसे मान लीजिए आपका इथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैं इसको और सिंप्लीफाई वे में लिखती हूँ। इथेन मॉलिक्यूल है, राइट। इथेन मॉलिक्यूल के साथ टंगस्टन फिलामेंट का इलेक्ट्रॉन रिएक्ट किया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ रिएक्ट किया तो ये इस तरफ से आयनाइज हो गया। बॉन्ड में कितने होते हैं? रेडियो। ये क्या हुआ?
बेटे ये दिखाई तो नहीं दे रहा, हाँ देखिए इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ने तो क्या किया, इसके साथ इसको आयनाइज करने में मदद की। कौन सा इलेक्ट्रॉन था ये? टंगस्टन फिलामेंट का। बेटा ये बात बहुत समझने जैसी है। एक इलेक्ट्रॉन कौन था? टंगस्टन फिलामेंट वाला, जो इथेन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हुआ, ठीक है, आयनाइज करने के लिए। अब उसने आयनाइज करके वो बाहर निकल गया, ठीक है, वो टंगस्टन फिलामेंट वाला। अब आपके बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो बन गया पॉजिटिव, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये बन गया रेडिकल और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। मैं इसको ई को तो यहाँ माइनस कर देती हूँ, और ये वाला जो बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन है वो ये। अरे बस समझे, देखिए फिर से मैं बता रही हूँ। इथेन मॉलिक्यूल था आपका, इथेन मॉलिक्यूल के साथ किसने रिएक्ट किया? कौन से इलेक्ट्रॉन ने? टंगस्टन फिलामेंट के इलेक्ट्रॉन ने रिएक्ट किया। अब टंगस्टन फिलामेंट का इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करके बाहर निकल गया, ठीक है, आउट हो गया। फिर इसने बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एक अलग कर दिया, और बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन प्लस रेडिकल प्लस पॉजिटिव आयन, 3 चीज आपको मिली है, ठीक है। अब मैं जो आपको बता रही हूँ, देखिए तीनों चीज किसकी है? मॉलिक्यूल की है। अब इस मॉलिक्यूल में से ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ पे? एनोड पे ट्रैप हो जा रहे हैं, ठीक है, वो यहीं रुक जाते हैं। अब ये आयन रिपेलर क्या करता है? पॉजिटिव आयन और रेडिकल को आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजता है। पॉजिटिव आयन एंड रेडिकल, ओनली पॉजिटिव आयन एंड रेडिकल। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव आयन और रेडिकल ही आगे मूव होते हैं। कहाँ जाएंगे ये? इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो पार्टिकल्स हैं थोड़े से आपस में चिपके हुए हैं, मतलब पॉजिटिव पार्टिकल में, अब इसमें भी देखिए मीथेन भी होगा, आगे और भी आयनाइजेशन होंगे, तो ये सब पार्टिकल क्लोज है। तो जब हम एक्सीलरेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी और प्रोवाइड करता है, और एक एक पार्टिकल को वो अलग कर देता है। अरे बस समझे, एक एक पार्टिकल आपका जो है अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद में इसके हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जो है पार्टिकल को मैग्नेटिक फोर्स देके एनालाइज करता है कि ये इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ठीक है। और मतलब कि एनालाइज मैग्नेटिक फील्ड उस पर दबाव देता है, और उस पार्टिकल का एनालाइज कर आगे जो है डिटेक्टर एनालाइज करता है कि कितना इसमें मास है। तो हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में ले गए और फिर डिटेक्टर में ले गए, जहां हमारा मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन होता है। तो ये है EI की मतलब कि आयनाइजेशन टेक्निक है, जिसे एजे डेम्स्टर ने डेवलप किया था, और इस तरह से आयनाइजेशन होता है। सेकेंड पार्ट है, मतलब सेकेंड टेक्निक जो है वो है CI। CI में क्या किया जाता है? CI है, ये चैम्बर होता है, आयनाइजेशन चैम्बर, और यहां से हम अमोनिया, मीथेन, राइट, वाटर, ब्यूटेन, इस तरह की गैस इनलेट करते हैं। मतलब कोई भी एक मीथेन, ये गैस इनलेट करते हैं, ठीक है। फिर इनलेट करने के बाद और यहाँ हमारा सैंपल,
आप सैंपल जो है यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में भी रख सकते हैं, ठीक है। बट मैं जैसे सैंपल आपने यहाँ इनलेट करेंगे, जो सैंपल भी आपका चैम्बर में ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ जो सैंपल है, ये सैंपल किसके साथ रिएक्ट करेगा? पहले तो हम मीथेन को आयनाइज करें, मीथेन इलेक्ट्रॉन से उसी तरह से आयनाइज होगा जैसे कि इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट होता था, CH3 प्लस H, ठीक है। अब ये मीथेन प्लस फिर से मीथेन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होगा, तो CH5। अब ये क्या है? सॉल्वेटेड मीथेन है, ठीक है। अब ये सॉल्वेटेड मीथेन जो है आपके मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होगा, MCH5 प्लस, और आपको MH प्लस देगा प्लस CH4 न्यूट्रल। तो मीथेन अपने काम में लेके वो आपको वापस मिल जाएगा। तो यहाँ क्या होता है कि CI में मैं आपको और भी नोट्स में और समझा दूंगी। अब CI में क्या हुआ कि आपको मॉलिक्यूलर मास जो है एक ज्यादा मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका मॉलिक्यूलर मास है 48 किसी मॉलिक्यूल का, तो CI में आपको कितना मिलेगा? 49 मिलेगा, एक मास बढ़ के मिलेगा क्योंकि H प्रोटॉन सॉल्वेटेड है, ठीक है। तो और नेक्स्ट वाले में एक बार मैं बता दूं, फिर आपको नोट से और समझा दूंगी। तीसरा जो आयनाइजेशन प्रोसीजर है वो है FD। बेटा पहले ये समझ लो चार आयनाइजेशन, फिर मैं आपको नोट से और बता दूंगी, ठीक है। FD स्पिन डिसॉर्प्शन। स्पिन डिसॉर्प्शन में होता क्या है? इस तरह का एक फॉर्म टाइप का, यहाँ हम एनर्जी दे रहे हैं 20। हमारी इन सब में टेक्निक में आयनाइजेशन पार्ट में ही मॉडिफिकेशन है। FD में क्या है कि ये फॉर्म टाइप का मेटल का एक फॉर्म बना हुआ है, मेटल का फॉर्म, मेटल है ये। इस मेटल को हमने क्या किया? इग्नाइट किया, ठीक है। इग्नाइट किया और ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को अपने सैंपल में डीप किया हुआ। जिस किसी सैंपल का हमें एनालिसिस करना है उसको हम यहाँ पर डीप, मतलब इसके ऊपर छिड़क देते हैं या इस पे डीप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने एनर्जी दी, तो ये फॉर्म में जो मेटल निडल्स हैं वो इग्नाइट हुए। इग्नाइट होने पे जो सैंपल टिप पे है, फॉर्म की जो टिप पे है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकालेगा और पॉजिटिव आयन भी देगा, मतलब आयनाइजेशन होकर क्या मिलेगी आपको? पॉजिटिव पार्टिकल्स मिलेंगे। जैसे मैं बता रही हूँ, देखिए ये फॉर्म टाइप बना हुआ होता है ना, मेटल का बना हुआ है। इस फॉर्म को हमने सैंपल, लिक्विड सैंपल में डीप किया, ठीक है। जिस किसी सैंपल का हमें एनालिसिस करना, जब डीप किया तो वो जो सैंपल है वो फॉर्म की जो टिप्स है उस पे स्टिकी हो जाता है, ठीक है। स्टिकी हो जाता है, फिर हमने यहाँ से क्या दी? एनर्जी दी, तो जो सैंपल है उसका इलेक्ट्रॉन वो कहाँ चला गया? मेटल की आउटर ऑर्बिटल में चला गया, ठीक है। और जो आपका ये सैंपल है वो क्या बन गया? पॉजिटिव पार्टिकल बन गया, मतलब उसका आयनाइजेशन हो गया। उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में चला गया, और आयनाइज होकर जो सैंपल है वो आयनाइज होकर हम कहाँ ले जाएंगे उसे? इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे। तो ये जो टेक्निक है इसके लिए कम एनर्जी की जरूरत होती है और ये सॉफ्ट आयनाइजेशन है,
मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ। सॉफ्ट आयनाइजेशन, जैसे मान लीजिए कोई शुगर इंडस्ट्री है, राइट, वहां बार बार ग्लूकोज का मास स्पेक्ट्रा निकाला जा रहा है, मतलब हमें बहुत ज्यादा उसको एनालाइज नहीं करना, हम चाहते हैं कि सिर्फ ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट आ जाए। सपोज ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है 178, ठीक है, तो हमें बार बार जो है 178 हमें जो है एफडी से आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो इसका उपयोग जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जहां पर एक ही तरह का काम रोज हो रहा है और ज्यादा फ्रेगमेंटेशन की जरूरत नहीं है, वहां पर हम एफडी का यूज करते हैं, एफडी आयनेशन का काम लेते हैं, क्योंकि देखिए आप इसके लिए कम एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत किसके लिए थी? ईआई के लिए, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन के लिए। उससे कम एनर्जी की जरूरत थी सीआई के लिए, केमिकल आयनाइजेशन के लिए। केमिकल भी आपका सॉफ्ट आयनाइजेशन है, लेकिन सॉफ्ट आयनाइजेशन उतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं है जितना कि एफडी होता है, ठीक है। चौथा आपका आयनाइजेशन जो है वो है एफएबी। एफएबी, फास्ट एटम बम्बार्डमेंट। फास्ट एटम बम्बार्डमेंट में क्या होता है कि आप जो है रेडियो एक्टिव जेनॉन और आर्गॉन, आर्गॉन कम काम में लिया जाता है क्योंकि इसका मोमेंटम कम होता है, मास भी कम है कंपैरेटिवली जेनॉन, ठीक है। ये फास्ट एटम बम्बार्डमेंट मतलब जेई प्लस, इससे सैंपल पर बम्बार्डमेंट किया जाता है। अब सैंपल जो है आपका, जो सैंपल उसको हमने ग्लिसरॉल में लेटाइज किया है, ठीक है।